नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। इसमें मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि MPPSC प्री और MPPSC फॉरेस्ट का जो फॉर्म है आपको कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है और इसके अलावा दोस्तों कितने इसमें पोस्ट हैं, क्या बिना साइंस वाले अगर किसी का अगर साइंस नहीं है तो भी अब वो क्या फॉरेस्ट में अप्लाई कर सकता है। तो मैं सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाने वाला हूँ। तो आप पर मैं आपको बताने वाला कि फॉर्म कब से कब तक दोस्तों भराने वाले हैं, कब इसकी लास्ट तारीख है, कब इसकी एग्जाम है, कब इसका एडमिट कार्ड आएगा, सारी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिएगा। पे 19 तारीख से भरना प्रारंभ हो चुकी है। इसकी लास्ट तारीख है वो है दोस्तों 18 फरवरी 2024 की लास्ट तारीख है। ठीक है, इसमें आपका एज लिमिट है दोस्तों 21 से 40 वर्ष की आपकी एज लिमिट इसमें मांगी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें ग्रेजुएशन मांगा है। अगर आपको ग्रेजुएशन की इसमें लास्ट ईयर में है तो भी आप, अगर स्नातक के अंतिम वर्ष में तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आने वाला है इसमें 20 अप्रैल 2024 को एडमिट कार्ड आएगा और 28 अप्रैल को इसकी एग्जाम होने वाली है। ठीक है, तो इसको फॉर्म आपको कैसे फिल करना है लाइव में आपको एक फॉर्म फिल करके बताऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। ये दोस्तों MPPSC की साइट, इस पर आप देखेंगे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया। उस लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वाली लिंक पे आप इस वाली साइट पर आप पहुंच जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्री वाले और फॉरेस्ट वाले दोनों दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसका नोटिस पढ़ना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री का अगर आपको नोटिस पढ़ना है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेस्ट का पढ़ना है इस पर आप क्लिक करके इस PDF के माध्यम से आप इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर जो डेट दे रखी है इंपॉर्टेंट है वो भी आपको स्टार्ट है तो 19 जनवरी दे रखी है और इसका जो लास्ट तारीख है वो 18 फरवरी यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो ये जो एक्शन का बटन है इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आपने एक्शन वाले बटन पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपको यह मैं घोषणा करता हूँ इस पर आपको टिक करना है। उसके बाद में ये लिखा दोस्तों राज्य सेवा परीक्षा, इस पर भी आपको क्लिक करना है और राज्य वन सेवा इस पर भी आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये दोस्तों बताता है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे जो सारी जानकारी जो आपने दे रखी है वो विज्ञापन मैंने पढ़ लिया है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं करते, मान लो अगर आप इसको टिक करते हैं तो इसके बाद नीचे आप देखेंगे आई एक्सेप्ट इस पर करते हैं तो इस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा आ गया। ठीक है, कृपया विज्ञापन राज्य सेवा परीक्षा 2024 लिंक पर क्लिक करें तथा विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी एवं शर्तें अच्छी तरह से पढ़ लें, ये कह रहा है। ठीक है, तो उस पर आपको सिंपली दोस्तों आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड कर लेना है। इसको भी आप क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप आई एक्सेप्ट इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आपका पेज ओपन होगा उस पर यहाँ पर आप देखेंगे आवेदित परीक्षा का नाम, मतलब आप किस एग्जाम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखा है कि बहुत स्टेट्स और इनकी प्री और फॉरेस्ट दोनों के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर किसी का साइंस है सब्जेक्ट, ठीक है, साइंस से अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर हो चुका है तो वो आपको यहाँ पर दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर कोई सिर्फ फॉरेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आप कोई प्री के लिए करना चाह रहे हैं साइंस को छोड़ के या फिर BA वगैरह कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम, तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पर कर देना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे व्यक्तिगत विवरण पर्सनल डिटेल आपको देना है। या फिर अभ्यर्थी का नाम फर्स्ट नेम अपना डाल लेना, अगर कोई मिडिल नेम है तो वो डालना है, या फिर आपका अभ्यर्थी का अंतिम नाम आपको सरनेम यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपका मेल फीमेल जो भी आपको जेंडर है वो जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अपने फादर का नाम डालना है, फिर आपको मदर का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मैरिज से रिलेटेड आपको विवाह से संबंधित आपको जानकारी दें। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आपको येस करना। अगर आप येस करते हैं यहाँ पर आपको कोई लड़का फॉर्म भरा है तो अपनी वाइफ का नाम डाल सकता है, या फिर कोई लड़की फॉर्म भरे अपने पति का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर जीवित अगर कोई बच्चे हैं यहाँ पर आपको डाल सकते हैं, कितने बच्चे वो आप दे सकते हैं, 1 2 3, या फिर कोई 0 बच्चे। अगर आप नहीं है, शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। तो ये सारे जो ऑप्शन है वो ब्लैंक हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे मूल सूचना का विवरण आपको देना है। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, जाहिर सी बात है MP का फॉर्म भरे तो यहाँ पर मूल निवासी डाल सकते हैं। अगर आप कोई अदर स्टेट का है तो वो आपको नो करेंगे। तो यहाँ पर जो कैटेगरी दोस्तों वो अदर ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरल काउंट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप MP के तो यहाँ पर आपको येस करना है। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी लगती है वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो सारे ऑप्शन ये वाला आपको ब्लिंक हो जाएंगे, इस पर आपको नहीं कुछ करना है। उसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मतलब कि आपका जो डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको देना है। यहाँ पर लिखा है कि जारीकर्ता का पद नाम, मतलब कि किसने आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है तो उसका नाम या फिर SDM या फिर तहसील जो भी होता है वो डालना है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बना है तो वो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। प्रमाण पत्र का संख्या, मतलब कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है वो आपको डालना है। प्रमाण पत्र जारी होने की डेट आपको इश्यू डेट यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, नीचे आप देखिए
दिव्यांगता का विवरण आपको देना, मतलब कोई विकलांग पर्सन है यहाँ पर आपको येस करना, नहीं तो आपको सिंपली नो करना। अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पर आपको कितने % आपका विकलांगता, अगर आप 40% जब तो आपको यह करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि विकलांगता आप किस प्रकार का है, ठीक है। आपकी LD है मतलब अस्थिबाधित है या फिर दृष्टिबाधित है, श्रवणबाधित है या फिर बहुविकलांग है, ठीक है। तो आपको ये विकलांग का भी आपको टाइप भी यहाँ पर आपको देना, नहीं है तो आपको सिंपली नो कर देना, सारे ऑप्शन यहाँ पर ब्लैंक हो जाएंगे। उसके बाद आपको अदर डिटेल में यहाँ पर आप देखेंगे क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है। अगर आप किया गया है तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, कोई आपके पास में कोई कार्रवाई वगैरह चल रही है, पुलिस केस वगैरह है, तो यहाँ पर आपको यस करना, नहीं तो आपको सिंपली नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में, तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको सिंपली नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल स्वशासित सेवा में, तो अगर कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है तो यहाँ पर आपको यस करते हैं, तो यहाँ पर आप उसको डिटेल आपको देना पड़ता है, नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यर्थी सेवारत में है तो आपको अधिकारी को सूचित किया है, तो यहाँ पर अगर वो यस करता है तो ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर क्या सूचित किया है या फिर नहीं किया, यहाँ पर आपको किया यस करना, नहीं आपको नो कर देना है। तो ये नो करेंगे सारे ऑप्शन यहाँ पर ब्लैंक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण, मतलब कि यहाँ पर आपको जो रोजगार पंजीयन होता है वो आपको उसकी डिटेल आपको देना है। रोजगार पंजीयन अगर आपको नो कर देते हैं, ठीक है, अगर आप नो करते हैं यहाँ पर ऑप्शन तो ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन अगर आपका जब सिलेक्शन होगा तो इसमें वो उसी टाइम का मांगेगा जब आपने फॉर्म फिल किया था, उसी टाइम का रोजगार पंजीयन मांगता है वो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बेटर है कि आप अपने इस रोजगार पंजीयन को आप बनवा लीजिए। रोजगार पंजीयन अगर आपने पंजीयन नहीं बनाया है तो इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, तो वहाँ जाकर भी इस रोजगार पंजीयन को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन कौन से जिले से आपको बना है, आपका आधार कार्ड में जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसी डिस्ट्रिक्ट से आपका रोजगार पंजीयन बनता है, तो आपको यहाँ पर इसका लेना है। उसके बाद में आपका रोजगार पंजीयन का नंबर यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आपका पंजीकरण क्रमांक, जारी होने का दिनांक आपको डालना है, इशू डेट आपको डालना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे भूतपूर्व सैनिक का विवरण, मतलब कि एक्स सर्विसमैन है अगर कोई है तो आपको येस करना, नहीं तो आपको सिंपली नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दिए छूटों का विवरण यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। ये तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको ऑप्शन ब्लैंक रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी है, अगर है तो आपको येस करना, नहीं तो आपको सिंपली नो कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का विवरण, मतलब कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखेंगे क्या अभ्यर्थी स्नातक हैं, अगर आप स्नातक हैं तो यहाँ पर आपको येस करना है। जैसे आप येस करते हैं तो फिर आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको ब्लैंक हो जाएगा। अगर कोई लास्ट ईयर वाला फॉर्म डाल रहा है तो यहाँ पर आपको नो करना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे क्या अभ्यर्थी स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है, तो उसको यहाँ पर आपको येस करना है, ठीक है, यहाँ करेंगे। उसके बाद यहाँ यदि हाँ तो हाई सेकेंडरी अथवा इंटरमीडिएट डिप्लोमा का उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर आपको लेना है। 12th का यहाँ पर आपको पासिंग ईयर लिखना है, ठीक है। अगर आपको लास्ट ईयर में है तो, अगर कंप्लीट है तो फिर आपको यहाँ पर येस करना है, सारे ऑप्शन यहाँ पर ब्लैंक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th की डिटेल आपको देना है, उत्तीर्ण परीक्षा नाम, आपने कौन से एग्जाम आपने पास करी, हाई स्कूल की आपने 10वीं हाई स्कूल के पास करी, ठीक है, उसके मेट्रिकुलेशन। इसके अलावा फिर आप यहाँ आपके में CGPA या फिर ग्रेड सिस्टम था, CGPA था या फिर डिवीजन था, तो यहाँ पर आपका डिवीजन है, आपको डिवीजन पे करना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन से सब्जेक्ट था, आपको ऑल सब्जेक्ट था, 10वीं में ऑल सब्जेक्ट करना है। पूर्णांक कितने का था, कितने नंबर का आपका पेपर था, टोटल नंबर आपको डालना है, उसमें से कितना नंबर आपको आया वो यहाँ पर आपको डालना है। परसेंटेज दोस्तों आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या डिवीजन आपका बना है वो डिवीजन यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद में अपनी 10वीं कौन सी बोर्ड से आपने पास करी बोर्ड में डालना है। उसके बाद में आपका पासिंग ईयर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर आपको डालना है, ठीक है। 12th की बात करें, यहाँ पर आप 12th का डालेंगे, हाई सेकेंडरी स्कूल आप डाल सकते हैं। अगर आपका CGPA डिवीजन है तो यहाँ पर आपको ये डिवीजन पे आपको कर देना है क्लिक। आपने 12th किस सब्जेक्ट की आपने पास करी, PCB, PCM, कॉमर्स, आर्ट्स वगैरह, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आपका कितना नंबर था टोटल आपको वो डालना है। उसके बाद में कितने में से कितना है वो डालना है, परसेंट आपको ऑटोमेटिक ले लेगा। डिवीजन यहाँ पर आपको डाल लेना है, कितना क्या डिवीजन बना था वो डालना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बोर्ड आपको डालना है, ठीक, कौन से बोर्ड से आपने 12th पास किया। उसके बाद में पासिंग ईयर आपको डालना है, यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है। अगर आपका ग्रेजुएशन, यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन आपने ऊपर येस किया है तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन आपको डाल देना है, कौन सी आपने BA, BSc, BCom जो भी आपने किया वो डालना है। यहाँ पर आपका डिवीजन वगैरह है तो डिवीजन वगैरह यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपनी किस सब्जेक्ट की आपने पास किया तो वो यहाँ पर आपको डालना है। अपने टोटल नंबर क्या था वो डालना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पूर्णांक डालना है। अगर कोई कॉमर्स वगैरह है, आप कॉमर्स चाहिए तो कंप्यूटर साइंस वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। BSc साइंस है तो BSc चाहिए आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर डिवीजन डाल लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया ग्रेजुएशन या फिर चल रहा है तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालना है, ठीक है। अगर कोई लास्ट ईयर में है, कोई अगर लास्ट ईयर में अगर वो नो करता है यहाँ पर आपको येस करता है, ठीक है।
कोई लास्ट ईयर में है तो वो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएगा। आपको ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं वो डालना है और क्या सब्जेक्ट आपको वो डालना है, यहाँ पर कितना नंबर है, क्योंकि ये तो आपका आएगा नहीं, सारे ऑप्शन यहाँ पर ब्लैंक हो जाएंगे, ठीक है। और किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं वो डालना है, और आपका जो लास्ट ईयर है मतलब कि आपका जो अगर कोई थर्ड ईयर में अभी है तो सेकेंड ईयर आपने कब पास किया उसका यहाँ पर आपको वो पासिंग ईयर आपको डालना, ठीक है। और रोल नंबर भी आपको सेकंड ईयर वाले यहाँ पर आपको डालना है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर सीजीपीए वगैरह होता है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन इस पर कर देना है क्लिक, अगर नहीं तो छोड़ देना है। अगर आपने कोई ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसका विवरण अगर आपने दिया है तो यहाँ पर आपको डालना है, नहीं तो आपको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यात्रा का भत्ता यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। आपको अदर एंड अलाउंस जो मिलते हैं यहाँ पर देखिए कि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश के मूल्यवासी SC ST आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको येस करना, अगर नो भी करते हैं तो भी इसको जो डिटेल है वो मांगता ही है, तो इसलिए बेटर है कि आप यहाँ पर येस कर दें। उसके बाद में आपको सही से अपनी बैंक की जो डिटेल वो आपको फिल करना है। सबसे पहले बैंक का नाम आपको डालना है, IFSC कोड आपको डालना है, ब्रांच का नाम यहाँ पर आपको डालना है, उसके बाद में ब्रांच का कोड आपको डालना है। ब्रांच का कोड आपको डालना है। ब्रांच का कोड कई बार क्या होता है पासबुक में नहीं होता, तो आपका जो IFSC कोड आता है उसके लास्ट 5 डिजिट आप डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कई बार देखिए बहुत सारे पासबुक में ऐसे ही होता है जो लास्ट का 5 डिजिट तो वही आपका ब्रांच का कोड होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो अदरवाइज अगर आपके पासबुक में दे रखा है तो आप ब्रांच का कोड आप वही डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आपको लास्ट का जो 5 डिजिट होता है वही आपका ब्रांच का कोड होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको खाताधारक यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम आपको डालना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको डालना है, और आपके जो भी आप पासबुक का डिटेल आप दे रहे हो वो पासबुक यहाँ पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। आपको 20 से 200 KB के बीच में आपको अपलोड करना है, JPG फॉर्मेट में आपको होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसके अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ये वर्तमान पता है तो वर्तमान पते के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, ठीक है। जैसे कि रेंटल एग्रीमेंट हो गया आपका, ठीक है, लीज एग्रीमेंट हो गया आपका, पासपोर्ट हो गया, वोटर ID हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कोई भी आपको यहाँ पर बिजली बिल वगैरह आप दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे देखिए मैं आपको 2 कंडीशन बताऊँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे वर्तमान पता जो आप लिखते हैं, वर्तमान पता से मतलब ये है कि आप अभी जहाँ रह रहे हो और जहाँ का अगर आप एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं तो वहाँ का ही किसी का आपको बिजली बिल या फिर आधार कार्ड या फिर वोटर ID वगैरह आपको देना पड़ेगा, जो कि उस सिटी में आपका एग्जाम सेंटर आएगा। अगर अपना खुद का अगर आप आधार कार्ड लगा रहे जो आप अगर अपनी जिस सिटी में लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको आपका जो एग्जाम सेंटर वो अपनी ही सिटी में आएगा फिर, ठीक है। सबसे पहले अपने सिटी में आएगा, और वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस संभाग में आ रहा है, सबसे पहले आपका जो जिला है उस जिले के अंदर में आपका एग्जाम सेंटर आएगा, और वो एग्जाम सेंटर फिर सेकंड एग्जाम सेंटर आता है जो आपका जिला कौन से संभाग में आता है तो उस संभाग में आपका जिला आएगा, ठीक है। आसपास में जो भी जिला लगा तो इसके हिसाब से आता है। तो सबसे पहले आपका जो भी एग्जाम सेंटर आपको लेना है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। आप लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ रिलेटिव अगर किसी के रिलेटिव में रहते वो लगा सकते हैं, ओन हाउस मतलब अपना खुद का अगर रेंटेड हाउस अगर कोई रूम से रहने वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड भी करना है कि जो आप लगा रहे हो वो आपको अपलोड भी करना है। उसके बाद में पूरा पता यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अपना स्टेट का नाम लिख सकते हैं, कौन से स्टेट में आप रह रहे हैं और जो कौन सा आपको एग्जाम सेंटर आप लेना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जो है आपको कौन से जिले में आप लेना चाह रहे हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पिन कोड डाल लेना है। अगर आपका वर्तमान और परमानेंट अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको इस पर टिक करना है, और उसके बाद अगर आपका अलग अलग है तो फिर आपको अलग अलग यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो अभ्यर्थी का फोटो आपको देना है और यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, ठीक है। यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो फोटो आपको जो अपलोड करना है वो 20 से 100 के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पर टिक करना है। उसके बाद में आपको 10 से 100 के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना है, ठीक है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देखेंगे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पर आपको ईमेल ID डालना है, ठीक है। यहाँ पर वेरिफिकेशन जो कोड आप कह सकते हैं, वेरिफिकेशन कोड आपको दे रखा है कि इसको टोटल करके यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे करना है क्लिक। जैसे आपने नेक्स्ट का दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका परीक्षा शहर का जो विवरण है मतलब एग्जाम सेंटर वो आ जाएगा। जो भी आपने दोस्तों डॉक्यूमेंट लगाए वो डॉक्यूमेंट आपके अपनी यहाँ पर आपको फर्स्ट सिटी यहाँ पर आ जाएगा, परीक्षा शहर का प्रथम विकल्प यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड एग्जाम सेंटर आपको आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर कैसे आपको मिलता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे जो एग्जाम सेंटर आपको मिलता है सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट एग्जाम सेंटर जो होता है वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है उस डिस्ट्रिक्ट का वही एड्रेस होता है। उसके बाद में आपका वर्तमान पते का संभाग मतलब कि आपका जो जिला वो कौन से संभाग के अंदर आता है दूसरा सेंटर वो मिलता है। तीसरा जो होता है वो स्थानीय पते का जिला, ठीक है। तो स्थायी पते का जिला मतलब कि आपका जो खुद का होता है, मतलब आपने पहला जो आपने डाला वो वर्तमान जो डिस्ट्रिक्ट मतलब कि आपने बाहर कहीं आप रह रहे हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले आपको वो मिलेगा। उसके बाद में वो जिला आपने उस कौन से संभाग में आता है वो मिलेगा। उसके बाद में आपका जो स्थायी जिला है, अगर आपका स्थायी और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो फिर आपको वो 2 सेंटर मिलेगा, ठीक है। और थर्ड आपको मिलता है स्थायी पते का जिला मतलब कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेम। और चौथा जो है वो आपका स्थायी पते के जिले का संभाग मतलब कि आपका जिला कौन से संभाग में आता है, तो इस हिसाब से आपका जो एग्जाम सेंटर यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देंगे सबमिट भी, इस पर आपको करना है क्लिक। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको पूरा प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से प्रीव्यू आपको देख लेना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये प्रीव्यू यहाँ पर आपको देख लेना है।
और सबसे पहले आप सबसे उसका आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको लिखा है प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, आपको जो पेमेंट है वो दोस्तों पेमेंट यहाँ पर आपको कर लेना है। आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डेबिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इस तरह से पेमेंट आपको दोस्तों कर लेना है। पेमेंट करने के बाद में आपको इस तरह से उसके बाद में आपको इस तरह से पूरा आपको PDF आपके सामने दोस्तों शो होकर आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा फॉर्म आपको लाइव फॉर्म फिल करके मैंने बताया है। अगर आपको फिर भी किसी तरह से आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। मैं पूरा आपको कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।